हाँ जी, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना। सो प्रीवियस सेशन में हम सब लोगों ने चर्चा करी थी रीक्लासिफिकेशन के बारे में कि हम फाइनेंशियल एसेट्स को रीक्लासिफाई कैसे कैसे करते हैं और कब से रीक्लासिफिकेशन हमारा इफेक्टिव होता है। सो बेसिकली रीक्लासिफिकेशन का जो मेन सोर्स है वो है आपका चेंज इन योर बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल में चेंज होने की वजह से रिक्लासिफिकेशन होता है। अब हमारे लिए जो आज के लिए जो सबसे पहली बात है समझने लायक वो ये है कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो है आर नॉट परमिटेड टू बी रिक्लासिफाइड। इसका मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को आप बिल्कुल भी रिक्लासिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि फाइनेंशियल लाइबिलिटी का कोई बिजनेस मॉडल थोड़ी ना होता है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या है? ये तो आपके बिजनेस का एक दायित्व है जो आपको चुकाना है, और यहाँ पे आपका कोई बिजनेस मॉडल नहीं है जिसमें कोई चेंज हो रहा है सब्सिक्वेंटली तो आपको रिक्लासिफिकेशन की परमिशन दी जाए। तो इंड एस पहले से ही क्या कहता है कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को आपको क्या करना है, रिक्लासिफाई कभी करना ही नहीं है। तो एक बार जैसे आपने फाइनेंशियल लाइबिलिटी के ऊपर जो मेथड लगा दिया वही मेथड आपको क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है ना। नाउ सबसे पहले अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग। तो हमारे पास में जो वेरियस पॉसिबिलिटीज है वो क्या है कि भाई एक तो है अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, एक है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और एक है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो इनमें अब इंटरचेंज मतलब होगा, एसीएम जो है वो पीएल पे शिफ्ट होगा, पीएल जो है ओसीआई पे शिफ्ट होगा, ठीक है, ओसीआई एसीएम पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो देखते हैं कि अपन किन किन केस के अंदर अपने को क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए कहता है अमोर्टाइज कॉस्ट टू पीएनएल। सबसे पहले हमारा जो केस नंबर 1 है वो है अमोर्टाइज कॉस्ट टू फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। यानी सबसे पहले हम अमोर्टाइज कॉस्ट लगा रहे थे, बाद में हमारा बिजनेस मॉडल चेंज हो गया तो अब हम लगाने लग गए फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो होल्ड वाले से ट्रेड वाले बिजनेस मॉडल में शिफ्ट हो गए हैं अपन, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। लेकिन अब इसके बेसिस पर अपने को अकाउंटिंग कैसे करनी है देखिएगा। इट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑन रिक्लासिफिकेशन डेट। तो पहले तो वो कॉस्ट पे चल रहा है, तो आपके बुक्स के अंदर उस पर्टिकुलर एसेट्स की कैरिंग अमाउंट जो है वो आपके अमोर्टाइज कॉस्ट के बेसिस पे निकाली जा रही होगी। अब आपको क्या करना है, बुक्स वाली अमाउंट को सेट असाइड कर देना है। आपको देखना है कि बाजार में उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू पे उस चीज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, इट इज मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू ऑन द रिक्लासिफिकेशन डेट। यानी ऐसी कंडीशन में आपको इसे फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। और कब मेजर करना है, रिक्लासिफिकेशन डेट पर। रिक्लासिफिकेशन की डेट पर आपको इसे फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसा करने से सर कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में तो समानता नहीं होती ना, ये तो ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट से फेयर वैल्यू ज्यादा या कम भी हो सकती है। तो अब सीधी बात है, यहां पे आएगा हमारा गेन और लॉस ऑन रिक्लासिफिकेशन, है ना। जो मेन अकाउंटिंग है वो इसी चीज की तो है कि सर रिक्लासिफिकेशन पे गेन लॉस होगा तो उसका करेंगे क्या। तो कहता देखिए एनी गेन, ठीक है, और लॉस, आपका जो भी गेन और लॉस होगा, एनी गेन और लॉस arising from difference between the previous amortized cost of the financial assets and fair value is recognized in profit or loss। अच्छा बताइए, हम एसीएम से पीएनएल पे शिफ्ट हो रहे हैं तो पीएनएल के तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा अपने को, जैसा कि हमारा अकाउंटिंग मेथड क्या कह रहा है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो फेयर वैल्यू गेन लॉस जाहिर सी बात है कहां जाना चाहिए, पीएनएल में जाना चाहिए। तो आइए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कहता है हमारा एक बॉन्ड है, बॉन्ड है इसका मतलब कौन सा बॉन्ड है, हमने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया होगा, हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट्स है। अब ये वाले बॉन्ड को हमने बेसिकली क्या किया, 1 लाख रुपए का ये बॉन्ड था, हमने इसको रिक्लासिफाई कर दिया एज फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। जिस दिन हमने रिक्लासिफाई किया ना उस दिन ऐसे बॉन्ड की वैल्यू बाजार में 90,000 है। अब बुक्स के अंदर तो वो बॉन्ड 1 लाख रुपए का है, लेकिन अब इसकी वैल्यू इतनी नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है, 90,000 ही हो गई है। अब बताइए दोस्तों करना क्या पड़ेगा, करना यह है कि आपको बॉन्ड टू बॉन्ड की एंट्री पास करनी है, यानी बॉन्ड अकाउंट डेबिट और बॉन्ड अकाउंट क्रेडिट। तो सर ये क्या हुआ, मतलब बॉन्ड में ही डेबिट किया, बॉन्ड में ही क्रेडिट किया। हाँ, बेसिकली बॉन्ड जो अब नया वाला हमारा ये फाइनेंशियल एसेट्स है, इस नए वाले फाइनेंशियल एसेट्स का जो बिजनेस मॉडल है वो है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। और जो पुराना वाला बॉन्ड था उसका बिजनेस मॉडल क्या था,
सॉरी बिजनेस मॉडल गलती से निकल रहा है, बिजनेस मॉडल नहीं, अकाउंटिंग मेजरमेंट जो मेथड है ना। बिजनेस मॉडल तो क्या होता है, वही है होल्ड और सेल और ट्रेड, बिजनेस मॉडल तो यही होते हैं। और अकाउंटिंग जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मेथड है वो क्या है, एफवीटीपीएल, एफवीओसीआई और आपका एसीएम। तो कहने का मतलब आपको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड को अब डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, यानी आपके फाइनेंशियल एसेट्स अब आप यहां से डी रिकॉग्नाइज हो गए और न्यू मेथड पे रिकॉग्नाइज हुए। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, ओल्ड मेथड से आपका जो ओल्ड अकाउंटिंग मेथड है उससे आपको फाइनेंशियल एसेट्स को डी रिकॉग्नाइज कर देना है, सिंपल सी बात हो गई है ना। और जो न्यू अकाउंटिंग मेथड होगा हमारा, उससे हमें क्या करना है, फाइनेंशियल एसेट्स को रिकॉग्नाइज कर देना है, बस। अब रही बात इसके अंदर तो सर डिफरेंस आएगा, डिफरेंस को कहां पे डाल दीजिए, अगर आप एसीएम से पीएनएल की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने इस लॉस ऑन रिक्लासिफिकेशन को आप कहां पे ट्रांसफर करेंगे, यहां पे इन्होंने लिखा नहीं है, आपको इसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि ये पीएनएल में जाएगा, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल आपको इसको करना पड़ेगा और ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। बताइए क्या पहला मेथड आपको समझ में आ गया क्या? हाँ जी, फर्स्ट मेथड आपको समझ में आ गया क्या? यस सर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा दूसरा है सर जी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट टू फेयर वैल्यू ओसीआई, यानी आप क्या कर रहे हैं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट से अब ओसीआई के अंदर जा रहे हैं, पीएनएल में नहीं ओसीआई के अंदर जा रहे हैं। तो सर सीधी सी बात है, कर तो फेयर वैल्यू ही रहे हैं ना, बस उसका हिट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेना चाहते हैं आप, पीएनएल में नहीं लेना चाहते। तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट से आप इसको ओसीआई के अंदर लेकर जा रहे हैं। बिजनेस मॉडल आपका कुछ इस प्रकार से चेंज हो रहा है कि आपको ओसीआई इलेक्ट करना है, और अगर ओसीआई का आपका सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग मेथड इलेक्ट करने का इरादा है तो आपको क्या क्या करना है, सेम जो अभी मैंने बताया एकदम सेम टू सेम इसी चीज की कॉपी पेस्ट वहां पे अपन को रिपीटेशन देखने को मिलेगी, बस वो चीज ओसीआई में चली जाएगी। जो आपका गेन और लॉस पीएनएल में जा रहा था वो अब आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाएगा। तो देखिएगा क्या होगा, देखिए इट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑन द रिक्लासिफिकेशन डेट, क्योंकि फेयर वैल्यू तो हम कर ही रहे हैं, कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे जा रहे हैं तो फेयर वैल्यू तो अपन को करना ही पड़ेगा। तो अब फेयर वैल्यू कर रहे हैं तो अपने को क्या करना है, अब आगे देखिए आपका कोई भी गेन और लॉस होता है, डिफरेंस जो भी रहेगा प्रीवियस कैरिंग अमाउंट जो कि अमाउंटाइज कॉस्ट है और जो फेयर वैल्यू है, उसे आपको कहां रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्नाइज इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो गेन और लॉस को आपको ओसीआई के अंदर ही रिकॉग्नाइज करना है। और कहता है कि सर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और मेजरमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आर नॉट एडजस्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ रिक्लासिफिकेशन। अब ये क्या है ना कि यहां पे ये कह रहा है कि हमको एक तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है और मेजरमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ये क्या चीज है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें से एक चीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ईआईआर आप समझते हैं। और सर ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या होता है, तो ये इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको ईसीएल कहते हैं अपन, इंपेयरमेंट के टॉपिक में हम इस चीज को पढ़ेंगे। बेसिकली जो ट्रेडिशनली हम लोग बैड डेट्स जिसको कहते थे, बैड डेट्स है ना, तो वो बैड डेट्स की जो बातें होती हैं, वो बैड डेट्स की बातें हमको यहां पे इस स्टैंडर्ड में सीखने को मिलेगी, इंपेयरमेंट के हेडिंग में, जिसको हम कहेंगे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। जो बैड डेट्स जो होता है ना, उसको ये लोग इंड एस वाले क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ईसीएल, और उसको कहते हैं ईसीएल मेथड से प्रोविजन बनाना। जैसे हम पहले ट्रेडिशनली जो प्रोविजन बनाया करते थे कि बैड डेट्स का प्रोविजन इस प्रकार से बनेगा, एस्टिमेट लगाते थे, वैसे बैड डेट्स के प्रोविजन बनाने के ऊपर बहुत ही सिस्टमेटिकली लिटरेचर जो है हमारे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको देखने को मिलेगा आगे चलकर। तो यहां पे ये कहता है कि ईआईआर और एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के मेजरमेंट में आपको चेंज करने की कोई दरकार नहीं है, ये चीज आपकी एज इट इज रहेगी। बट ये चीज अपने को तब समझ में आएगी जब हम ईसीएल को जब प्रयोग में लेकर आएंगे, प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम करेंगे। तो थर्ड पॉइंट हो सकता है आपको अभी नहीं समझ में आए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हम आगे समझेंगे क्योंकि आगे टॉपिक आएगा इसका। फर्स्ट और सेकंड आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। देखिए यहाँ पे 1 लाख रुपए के बॉन्ड है, आप उसको ओसीआई में रिक्लासिफाई कर रहे हो, रिक्लासिफिकेशन पे फेयर वैल्यू 90,000 है, सेम टू सेम। तो एसीएम का जो बॉन्ड है वो तो हो जाएगा क्रेडिट,
फेयर वैल्यू ओसीआई वाला बॉन्ड डेबिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब न्यू बॉन्ड का जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो तो आपका जनरेट हो जाएगा और ओल्ड बॉन्ड वाला फाइनेंशियल एसेट्स आपका डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो ये गया और ये आया, डिफरेंस हो गया 10,000। इस डिफरेंस को हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे? ओसीआई के अंदर ट्रांसफर करेंगे। दैट इज माई लॉस ऑन रिक्लासिफिकेशन एंड इट विल बी ट्रांसफर टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, है ना। चलिए बताइए, सेकंड मेथड भी अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जी सर, ओके। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड केस में। अब उल्टा चल रहे हैं, पहले फेयर वैल्यू लगा रहे थे लेकिन अब हम अमोर्टाइज कॉस्ट करेंगे। यानी पहले हमारा एक ट्रेड का बिजनेस मॉडल था, जैसे था एक एग्जांपल देखा था ना अपन ने, कमर्शियल लोन का पोर्टफोलियो है, पहले हम उसको बेचते थे लेकिन अब हमने एक ऐसी सब्सिडरी को एक्वायर कर लिया जिसका काम ही वही है। तो अब हम जो पहले ट्रेडिंग करते थे ना, वो ट्रेडिंग हमने बंद करके उसको अब होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो केस नंबर 3 के अंदर क्या होगा? इट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑन रिक्लासिफिकेशन डेट एंड दिस फेयर वैल्यू बिकम्स द न्यू ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। अब ये बड़ी अच्छी बात कह दी इसने, क्योंकि सर जब हम फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे आएंगे तो कॉस्ट क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट लेंगे क्या कॉस्ट का मतलब क्या होगा? कॉस्ट का मीनिंग क्या होगा? यहां पे कॉस्ट का अर्थ जो है वो क्या होगा? क्योंकि आप तो फेयर वैल्यू लगाते लगाते आ रहे हो, तो फेयर वैल्यू मान लीजिए आपने आज के 5 साल पहले वो फाइनेंशियल एसेट्स लिया था, उस समय आपकी कॉस्टिंग आई थी 100 रुपए, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पे t इक्वल्स टू 0 पे मान लीजिए फाइनेंशियल एसेट्स आपने लिया था, इसकी वैल्यू है 100 रुपए। फिर आपने इसको सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू किया, आपने 150 रुपए की फेयर वैल्यू कर दी, कभी 170 की फेयर वैल्यू हो गई, 200 की, और मान लीजिए कंटिन्यूअसली इसकी जो फेयर वैल्यू है वो बढ़ती चली जा रही है। और जब इसकी फेयर वैल्यू 200 थी तब आपने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब तो हम इसके ऊपर फेयर वैल्यू वाला मेथड नहीं लगाएंगे, अब हम लगाएंगे ACM, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। तो क्या हमें सर इसको रिट्रोस्पेक्टिवली कॉस्ट पे लेके आना पड़ेगा, या आज हमारे जो बुक्स के अंदर कैरिंग अमाउंट है उसके फेयर वैल्यूएशन के ऊपर ही हम उस चीज को, मतलब कैरिंग अमाउंट का मतलब ये हो गया कि बुक्स में हो सकता है वो फेयर वैल्यू ना किया हुआ हो, लेकिन आज उसको लास्ट बार फेयर वैल्यू करना पड़ेगा और फिर बाद में हम उसको अमोर्टाइज कॉस्ट को सौंप देंगे और बाद में कभी भी फेयर वैल्यू नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड कहता है कि देखो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ऐसी, मतलब रिट्रोस्पेक्टिव चीजों को करना। इंडेस रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स बहुत कम जगह के ऊपर जो है वो परमिशन देता है। इनफैक्ट रिट्रोस्पेक्टिव करना चाहिए आपको, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। एकेडमिक्स में तो हम क्लास में बैठे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में, इंडस्ट्रीज में आप जाके देखिए दोस्तों, ऐसे रिट्रोस्पेक्टिव चीजों को आप जब रिक्लास करते हैं तो बहुत बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारा डेटा पे काम करना होता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो उतना जो उसका इम्पैक्ट है, जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पड़ रहा है, उससे ज्यादा तो उसको मैनेज करने में लग जाता है। तो कहने का मतलब इंडेस कहता है इन सब चीजों पर ध्यान मत दो, आज से ही काम करो, प्रोस्पेक्टिवली काम करो। तो कहने का मतलब यह है कि अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड आपको आज से लगाना है, ना कि पीछे से। रेट्रोस्पेक्टिव मेथड नहीं लगाना, आपको आज से ही लगाना है। अब आज से लगाने का मतलब क्या हो गया कि आज आपको फेयर वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी अपने फाइनेंशियल एसेट्स की, और वो जो भी फेयर वैल्यू है उसको एक बार लास्ट बार फेयर वैल्यू कर दीजिए एंड देन बाद में अमोर्टाइज कॉस्ट को सौंप दीजिए, बाद में कभी फेयर वैल्यू नहीं करेंगे। नाउ अब आपका कोई भी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो EIR जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। अगर आप अपनी लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे मेजर करते हो तो पहले इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तो कुछ था नहीं होगा, अब आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नाउ EIR इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन दिस न्यू ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। अब इसका मतलब अब आप जो भी EIR कैलकुलेट करेंगे इस नए कैरिंग अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है नए ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। फिर कहता है अगर कोई गेन लॉस हुआ लास्ट बार फेयर वैल्यू करने के ऊपर, तो डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड फेयर वैल्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस। कहां पे रिकॉग्नाइज हो जाएगा ये? प्रॉफिट लॉस। लास्ट टाइम P&L में जाएगा। तो एंट्री देखिए क्या हो गई, बॉन्ड्स वही 1 लाख रुपए के हैं, पहले फेयर वैल्यू करते थे, अब हम उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे लेके आना चाहते हैं। जिस दिन फेयर वैल्यू हम कर रहे हैं उस दिन 90,000 इसकी वैल्यू है, तो वही सीधी बात है, जो आपके ओल्ड बॉन्ड्स हैं आप उसको डी रिकॉग्नाइज करो, न्यू बॉन्ड्स के मेथड वाले बॉन्ड्स को रिकॉग्नाइज करिए।
तो ओल्ड बॉन्ड्स आपके 1 लाख के क्रेडिट हो गए, न्यू बॉन्ड्स आपके 90,000 के डेबिट हो गए। लॉस ऑन रिक्लासिफिकेशन वही 10,000 का हो गया। कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा बताइए, कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा? देखिए सर, लास्ट दफा, अंतिम बार इसको हम फेयर वैल्यू थ्रू P&L करेंगे, है ना, और इसके बाद में कभी फेयर वैल्यू थ्रू P&L नहीं होगा। सो लॉस ऑन रिक्लासिफिकेशन ये आपका फेयर वैल्यू थ्रू P&L ही है। बेसिकली आपको इसको प्रॉफिट लॉस में ही ट्रांसफर करना है। ये हो गया आपका केस नंबर 3। बताइए क्या आपको इसमें कोई बात नहीं समझ में आई है, कोई बात पूछनी है, या समझ में आ गया आपको? बताइए। सर इसे तो अभी तो अपन अमोर्टाइज कर रहे हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट बना रहे हैं, तो इसका P&L भी तो डालेंगे। अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर सब्सिक्वेंटली लेके आ रहे हैं ना। आज तो तक तो फेयर वैल्यू पे चल रहा है ना। अरे भाई मैं कहता हूं कि भाई अब तक फेयर वैल्यू पे चल रहा था, अब किस पे चलेगा? अमोर्टाइज कॉस्ट पे। तो ठीक है, अब तक फेयर वैल्यू तो कर ही रख रहे थे ना, तो अब तक का फेयर वैल्यू निकाल लो, आज के बाद में अमोर्टाइज कॉस्ट लगाना। लास्ट बार तो फेयर वैल्यू करना ही पड़ेगा ना। मान लो आपने लास्ट फेयर वैल्यू किया था 3 महीने पहले, अब 3 महीने पहले वाले का फेयर वैल्यू मेरे के काम का, आज अमोर्टाइज कॉस्ट में उसको लेके जाना है, तो आज तक का फेयर वैल्यू थ्रू P&L करना जरूरी है। समझ गए? यस सर। इसलिए चलिए, तो फिर आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट केस में। फेयर वैल्यू से ही फेयर वैल्यू पे शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग केस हो गया सर। मतलब पहले भी फेयर वैल्यू कर रहे थे, अब भी फेयर वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन स्थान बदल गया। लाभ हानि खाते में नहीं जाएगा, अब ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा। कहां जाएगा? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को हिंदी में क्या कहते हैं? अन्य व्यापक आय। क्या कहते हैं? अन्य व्यापक आय। समझ में आएगी नहीं आई? चलो ठीक है, आपके लिए अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ही ठीक है, हिंदी पे ध्यान ना दें आप सब लोग। तो देखिए केस नंबर 4, फेयर वैल्यू से ही फेयर वैल्यू हो रहा है, बस लाभ हानि खाते से कहां जा रहा है? अन्य व्यापक आय में जा रहा है। दैट मीन्स प्रॉफिट लॉस से हम लोग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर इस चीज को लेकर जा रहे हैं। तो कैसे जाएंगे सर? सीधी बात है, यहां पे कहता है भाई फाइनेंशियल एसेट्स कंटिन्यूज टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। इसका मतलब हम फाइनेंशियल एसेट्स को फेयर वैल्यू पे ही मेजर करेंगे। अच्छा, कहता है द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द रिक्लासिफिकेशन डेट। तो कहने का मतलब आप जब उसको P&L से OCI के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो तो फेयर वैल्यू तो करना ही पड़ेगा, और बाद में सब्सिक्वेंटली भी फेयर वैल्यू करना ही पड़ेगा। बस बात यह है कि यहां पर आपका जो फेयर वैल्यूएशन अब सब्सिक्वेंट एक बार नहीं, सब्सिक्वेंटली अब आपका जो भी गेन लॉस होगा ना, वो आपका OCI में जाएगा। लास्ट टाइम फेयर वैल्यू कर दीजिए। लास्ट टाइम वाला फेयर वैल्यू गेन लॉस कहां जाएगा बताइए? P&L में या OCI में? एक बार तो फेयर वैल्यू लास्ट टाइम करना पड़ेगा ना, वो किधर जाएगा? वो P&L में जाएगा या OCI में? P&L में। P&L में। देखिए वही एग्जाम्पल तो इन्होंने कॉमन कर रखा है। 1 लाख रुपया बॉन्ड है, इसकी रिक्लासिफिकेशन डेट पे 90,000 की फेयर वैल्यू है। पास द रिक्वायर्ड जर्नल एंट्री। नाउ ओल्ड बॉन्ड क्रेडिट हो गया 1 लाख से, न्यू बॉन्ड डेबिट हो गया 90,000 से, वही 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब सवाल मेरा ये है, लॉस ऑन रिक्लासिफिकेशन आप P&L में डेबिट करेंगे या OCI में डेबिट करेंगे? सर P&L में। P&L में। ओके, बाकी बताएं भाई, बाकी सब लोग ओके? सब लोग कह रहे हैं सर P&L। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है। एक बार अंतिम दफा हम इसको पुराने मॉडल पे ही कैरी ऑन कर रहे थे, तो पुराने मॉडल का पूरा आज तक का हिसाब किताब तो करो। इसको आप कहां पे लेके जाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है ना, स्टेटमेंट ऑफ P&L में लेकर जाएंगे इस लॉस को, और बाद में आज के बाद में अब जो भी गेन लॉस आएगा, है ना, रिक्लासिफिकेशन डेट के बाद में अब जो भी गेन लॉस आएगा वो कहां चला जाएगा? आपका OCI के अंदर। नाउ अब कहता है केस नंबर 5, OCI से अमोर्टाइज कॉस्ट पे जा रहे हैं। इसका मतलब पहले हम फेयर वैल्यू कर रहे थे, अब हम उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होगा सर? एक सेकेंड। द फाइनेंशियल एसेट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑन रिक्लासिफिकेशन डेट। क्योंकि आप इसको OCI से अमोर्टाइज कॉस्ट पे लेके जा रहे हो ना, तो एक बार फॉर द लास्ट टाइम आपको फिर से इसका फेयर वैल्यू करना पड़ेगा, और आप इसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे लेके चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनेंशियल एसेट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑन द रिक्लासिफिकेशन डेट एंड हाउएवर क्यूमुलेटिव गेन और लॉस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज रिमूव्ड फ्रॉम इक्विटी एंड एडजस्टेड अगेंस्ट फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एट रिक्लासिफिकेशन डेट। अब इस एडजस्टमेंट को आप करिए, इंपॉर्टेंट। ये क्या कहना चाहता है? क्यूमुलेटिव गेन और लॉस
प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड इन ओसीआई। सर ये क्या चीज होता है? मतलब आपने आज तक जितना गेन लॉस ओसीआई में रिकॉग्नाइज कर दिया है वो तो इकट्ठा तो हो ही गया होगा ना, ओसीआई के अंदर पड़ा होगा, वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंपनी के इक्विटी सेक्शन में पड़ा होगा। अब कहता है आपको उसे इज रिमूव्ड फ्रॉम इक्विटी एंड एडजस्टेड अगेंस्ट फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल असेट एट रीक्लासिफिकेशन डेट। इसको अब समझिएगा, मान लीजिए कि आपके ओसीआई में इसका रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है 50 रुपए। ओके, हमने इसको एसेट्स को रिवैल्यू करते 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 ओसीआई में इतना पैसा जमा कर लिया। अब आज क्या हो रहा है ना कि आज फेयर वैल्यू, मान लीजिए आज इसकी जो फेयर वैल्यू है उसके अंदर 40 रुपीज की कमी आ गई। अब ये 40 रुपए आप कम कहां से करेंगे? आपको ये ओसीआई का सरप्लस ही यूटिलाइज करना है ना। ये 40 रुपए की कमी आप कहां से इसकी पूर्ति कहां से करेंगे? तो इसकी पूर्ति आपको कहां से करनी है? प्रीवियसली क्यूमुलेटिव जो आपने गेन लॉस रिकॉग्नाइज कर रखा है उसका ओसीआई का सरप्लस आपको वहां पे काम लेना है। तो यही लिखा हुआ है, दैट सरप्लस इज रिमूव्ड फ्रॉम इक्विटी एंड एडजस्टेड अगेंस्ट फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एट रीक्लासिफिकेशन डेट। नाउ एज अ रिजल्ट द फाइनेंशियल एसेट is measured at reclassification date as if it had always been measured at amortized cost। इसका मतलब ये क्या बात कह रही है इन लोगों ने कि हम अगर ऐसा ऊपर वाला एडजस्टमेंट कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंपैक्ट होगा कि आपके जितने भी गेन लॉस है, क्योंकि गेन लॉस का मतलब ये नहीं है कि केवल पॉजिटिव गेन ही है, आपका नेगेटिव सरप्लस भी हो सकता है, नेगेटिव सरप्लस भी हो सकता है ना। तो आपको पूरा का पूरा क्यूमुलेटिव गेन लॉस ही रिवर्स कर देना है और उसको कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट कर देना है। अच्छा, तो सर ये तो वो बात हो गई कि आज तक हमने जितने भी फेयर वैल्यूएशन किए ना वो सब रिवर्स हो जाएंगे, क्यूमुलेटिव गेन लॉस। तो फिर तो सर वो हिस्टोरिकल कॉस्ट आ जाएगी हमारी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अगर हमने उस असेट्स को आज तक जितनी बार रिवैल्यू किया है उतनी बार हमारे पास में ओसीआई के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट गया होगा, चाहे वो पॉजिटिव साइड में गया हो चाहे वो नेगेटिव साइड में गया हो, राइट। अब ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, ये ओसीआई के अंदर अगर आपका जो भी सरप्लस या उसका नेगेटिव बैलेंस बैठा हुआ है ओसीआई में इज रिमूव्ड फ्रॉम इक्विटी, आपको वो इक्विटी से निकाल देना है और उसको एडजस्ट कैसे करना है? फेयर वैल्यू के अगेंस्ट में एडजस्ट करना है। इसका मतलब अगर कोई एसेट्स आपने 10 में खरीदा था, फिर आपने उसका 5 रुपए अपवर्ड फेयर वैल्यूएशन किया, फिर 6 रुपए अपवर्ड फेयर वैल्यूएशन किया, फिर 4 रुपए अपवर्ड फेयर वैल्यूएशन किया, तो अब इस एसेट्स की कीमत कितनी हो गई? 25 रुपए, 25 रुपीज। अब आप 25 रुपीज का क्या करेंगे? तो देखिए आप इसको ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के रूट को अमोर्टाइज कॉस्ट में लेकर जाना चाहते हैं, है ना। तो आपने कोई पीएनएल में इसका वैसे भी एडजस्टमेंट किया नहीं था, तो पीएनएल का तो अपने को कोई यहां पे लेना देना है ही नहीं। अब 25 रुपीज को हम कैसे एसीएम के ऊपर लेकर जाएंगे? तो यहां पे ये स्टैंडर्ड का कहना है कि ये 4, 6 और 5 यही तो इसके गेन है। तो 4, 6, 5 का टोटल लगा लीजिए, कितना होता है? 15 रुपए होता है। आपको ये 15 रुपए का पूरा सरप्लस अपने इक्विटी से रिमूव करना होगा और इसे आपको अपने फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू में एडजस्ट करना होगा। तो इसकी वैल्यू अब कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। अरे सर ये तो वही बात हो गई, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आ गया। लेकिन अभी अभी आपने एक केस हमको बताया था, वहां पे तो मना किया था कि ऐसा करने से। अभी अभी मैंने आपको एक केस बताया था, मैंने बोला हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आपको जाने की दरकार नहीं है। अब देखिएगा क्या होता है। देखिए फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई अलग अलग चीजें होती है। ये ओसीआई वाला केस है, बट अब फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि ये केस को समझना और जो पुराना वाला केस है हमारा वो दोनों समझना और दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करना। पहले आपको समय दूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि क्या रीजन है इनके पीछे। अभी के लिए पहले इस कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ लेते हैं और फिर बाद में आपको बताता हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जितने भी गेन लॉस है बीच में आपने बुक किए सारे के सारे क्या कर दीजिए? रिवर्स कर दीजिए। कैसे रिवर्स हो जाएंगे? ये 25 रुपीज में पूरा का पूरा 15 रुपए रिवर्स हो जाएगा। तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली पुरानी वाली कॉस्ट 10 ही आ जाएगी ना। इसलिए तो ये कहता है, इसलिए कहता है कि एज अ रिजल्ट द फाइनेंशियल एसेट इज मेजर्ड एट रिक्लासिफिकेशन डेट एज इफ इट हैड ऑलवेज बीन मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट। इंपॉर्टेंट ये बात हो जाएगी हमारे लिए, ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्या? कि एज इफ इट हैड
ऑलवेज बीन मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट। सदा से ही अगर हम इसके ऊपर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगाते तो वही कॉस्ट प्राइस पिकअप करते। नाउ दिस एडजस्टमेंट अफेक्ट्स ओसीआई। ये एडजस्टमेंट जो है वो ओसीआई को तो अफेक्ट करता है बट डज नॉट अफेक्ट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस को अफेक्ट नहीं करता ये, एंड देयरफॉर इज नॉट अ रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट। अब स्टैंडर्ड का देखिए यहां पे क्या कहना कहता है, बोले कि ये तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर था, पीएनएल पे तो हिट ही नहीं आया इस चीज का। और जब तक संस्था के प्रॉफिट लॉस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, एंटरप्राइज को क्या ही लेना देना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? रिजर्व्स कम करके एसेट्स के अंदर वैल्यू बढ़ा दी घटा दी, पहले एसेट्स बढ़ा दिया रिजर्व बढ़ा दिए, वैसे भी पीएनएल में इंपैक्ट नहीं आया, अब हम उसको रिवर्स कर रहे हैं तो भी पीएनएल में इंपैक्ट नहीं आया। तो कहने का मतलब इंड एस कहता है इसे हम रिक्लासिफिकेशन का एडजस्टमेंट ही नहीं मानते, क्योंकि रिक्लासिफिकेशन की चोट जो है वो पीएनएल के ऊपर, या उसका फायदा, उसका जो कहते हैं कि रिलीफ जो है वो पीएनएल के ऊपर पहुंचनी चाहिए, तब जाके रिक्लासिफिकेशन के कंसेप्ट को हम मानते हैं कि भाई ये रिक्लासिफिकेशन हुआ। आप कह दीजिए इसको ये हमने रिक्लासिफाई किया है बट हमारे लाभ हानि खाते पे कोई इसका इंपैक्ट नहीं आ रहा ना, पीएनएल पे इंपैक्ट नहीं आ रहा, तो संस्था को इसके रिजल्ट्स के कोई परवाह नहीं चाहिए। मतलब कहते हैं ना बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट मूवमेंट हो गया ये, आपके रिजल्ट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डाल। जबकि क्या होता है जहां पे भी पीएनएल की बात आ जाती है, वो पीएनएल में आप जो भी दिखाते हो, देखो जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं आपके, एक सेकेंड क्या डाउट क्या आ रहा है सर? इफ एडजस्टमेंट के बाद कुछ गेन ओसीआई में बचता है तो उसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा ना अदर रिटेन अर्निंग में। बचेगा ही नहीं ना सारा। देखिए बचेगा कैसे? गेन और लॉस हमको पूरा का पूरा क्या करना है? रिवर्स करना है। देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी बैलेंस गेन और लॉस इन योर ओसीआई स्टेटमेंट, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने क्या कहा, आपने 10 से स्टार्ट किया था ना सिस्टम, तो 10 के बाद में ओसीआई में कितना गेन और लॉस इस असेट्स का पड़ा हुआ है? पूरा। तो पूरा का पूरा रिवर्स किया मैंने, तो जब मैंने पूरा रिवर्स कर दिया तो फिर बाद में मुझे कोई रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करने की दरकार नहीं होगी। एंटायर गेन और लॉस टू बी रिवर्स्ड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ योर फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है ना? आगे बात समझ में? इसलिए यहां पे अपने को क्या करना होता है, ये एक प्रकार से रिक्लासिफिकेशन का एडजस्टमेंट आपके रिजल्ट्स पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं करता, क्योंकि पीएनएल में जो भी चीजें आती है दोस्तों उसका इंपैक्ट पड़ता है सीधा स्टेक होल्डर देख लेता है, अरे भाई ये क्या हुआ है, उसको ये तो पता नहीं है कि ये रिक्लासिफिकेशन है, वो तो देखता है पीएनएल में इतना लॉस कहां से आ गया, पीएनएल में इतना प्रॉफिट कहां से आ गया। तो स्टेक होल्डर में क्या होता है ना, पैनिक क्रिएट हो जाता है कोई भी चीज प्रॉफिट लॉस में देखते हुए। तो पीएनएल में डालने का मतलब बहुत सोच समझ के अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करनी होती है संस्था को। प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है, लॉस हुआ तो आपको फिर रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो कहता है आगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और मेजरमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आर नॉट एडजस्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ रिक्लासिफिकेशन। तो कहने का मतलब यहां पे आपका जो ईआईआर जो है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, और आपका ईसीएल जो है, इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अगेन मैंने आपको कहा कि ये चीज आपको अभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि ईसीएल और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है इनके प्रैक्टिकल्स अपने को करने हैं साथ साथ में, तब आपको ये बात समझ में आएगी। बट ऊपर वाली जो दो केवल जो रिक्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब इसके बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्या कहता है देखिए, बॉन्ड्स फॉर 1 लाख रिक्लासिफाइड एज अमोर्टाइज कॉस्ट। 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स जो है वो हम अमोर्टाइज कॉस्ट में रिक्लासिफाई कर रहे हैं। फेयर वैल्यू ऑन रिक्लासिफिकेशन इज 90,000 एंड ₹10,000 लॉस वाज रिकॉग्नाइज्ड इन ओसीआई टिल द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन। पास रिक्वायर्ड जर्नल एंट्री। अब देखिएगा यहां पे मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा आप सब कि हमारे रिक्लासिफिकेशन के दिन फेयर वैल्यू ऑन रिक्लासिफिकेशन डेट कितनी है बताइए जरा। फेयर वैल्यू ऑन रिक्लासिफिकेशन डेट क्या है बताओ? 90,000 है। ये तो आज की वैल्यू है, समझ रहे हो? ये हमारी आज की वैल्यू है। अच्छा कैरिंग अमाउंट बताइए। 1 लाख। कैरिंग अमाउंट इन द बुक्स 1 लाख रुपए है। अब बताइए इसमें क्यूमुलेटिव गेन और लॉस जो है वो कितने का है?
हमने अभी तक इस असेट्स में, इस फाइनेंशियल असेट्स में कितना गेन और लॉस ओसीआई में बुक कर रखा है? ओसीआई के अंदर बैठा होगा वो गेन लॉस, बताइए। क्यूमुलेटिव गेन या फिर लॉस। तो हमने हमारे ओसीआई के स्टेटमेंट में क्यूमुलेटिवली जब से इसको खरीदा है ना, तब से हमने इसको 10,000 के लॉस बुक करके इसको यहां पे हमने रख के रखा है। तो हमारे ये किताबों के अंदर ये जो वैल्यू लेके आ रहा है वो लेके आ रहा है सर जी अभी 1,00,000 रुपए, सॉरी 1,00,000 रुपए बॉन्ड जो है, 1,00,000 रुपए वाले जो है उसको अमोर्टाइज कॉस्ट में हम रिक्लासिफाई कर रहे हैं, और उस दिन उनकी वैल्यू जो है वो 90,000 है। लेकिन 10,000 का जो लॉस है हमने ओसीआई में ही रिकॉग्नाइज कर दिया है ना। तो ओसीआई में रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ये बताइए मुझे, आप क्या करेंगे? हमने इसको मतलब जो 1,00,000 रुपए के बॉन्ड थे ना, उसको हमने फेयर वैल्यू कर दिया है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को, ये बहुत ट्रिकी है। तो 1,00,000 रुपए के जो अमोर्टाइज कॉस्ट वाले बॉन्ड थे, उनकी रिक्लासिफिकेशन के दिन जो फेयर वैल्यू है वो 90,000 है, और 10,000 वाज लॉस, लॉस वाज रिकॉग्नाइज्ड। अब देखिए इसको कहता है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन कहती है कि ये लॉस आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है। अगर आपने ये लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया है तो आपने इसकी फेयर वैल्यूएशन कर दी है। जैसे कि मैं आपको कहूं कि कैरिंग अमाउंट इन द बुक्स अभी 1,00,000 है, फेयर वैल्यू ऑन रिक्लासिफिकेशन डेट 90,000 है, तो आपने ये एंट्री पास कर दी होगी। क्या एंट्री पास कर दी होगी? ओसीआई डेबिट। जब भी आपने लॉस रिकॉग्नाइज किया, आपने ओसीआई डेबिट करके फाइनेंशियल एसेट्स को क्रेडिट कर दिया होगा 10,000 से। ये लीजिए। हाँ, तो अब देखिए, अब आपकी रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू क्या हो जाएगी आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ लॉस? अगर लॉस रिकॉग्नाइज हो चुका है तो हमारी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ लॉस, आफ्टर फेयर वैल्यू? तो आप कहोगे सर ये तो 90,000 हो जाएगी। अच्छा ठीक है सर, 90,000 हो जाएगी ये हमारी वैल्यू। अब इस 90,000 का 10,000 का लॉस हमारे ओसीआई के अंदर पड़ा है। स्टैंडर्ड क्या कहता है? इस लॉस का रिवर्सल कर दो, इस लॉस का रिवर्सल कर दो। तो इस लॉस का रिवर्सल करके हमें क्या करना है? चलिए सर रिवर्सल कर देते। कैसे रिवर्सल होगा? फाइनेंशियल एसेट्स बॉन्ड डेबिट टू ओसीआई। कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। इससे क्या होगा? जो लॉस बुक किया था वो रिवर्स हो गया। अरे सर ये तो फिर से कैरिंग अमाउंट 1,00,000 रुपए हो गया। हाँ बिल्कुल। जो भी गेन लॉस, क्यूमुलेटिव गेन लॉस आपने आज तक बुक कर दिए हैं, उन्हें आपको क्या करना है? रिमूव कर देना है। उन्हें क्या कर देना है? रिमूव, है ना। चलिए कर दिया सर रिमूव। अब क्या करना है? जो भी कैरिंग अमाउंट आता है ना, उसको आप क्या कर दीजिए? अमोर्टाइज कॉस्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। ये लीजिए, फाइनेंशियल एसेट्स बॉन्ड एसीएम अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, है ना, डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट्स बॉन्ड फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। राइट, कितने से? 1,00,000 से। हो गया हमारा काम। अरे सर इसका मतलब तो यही हो गया कि हमारे बॉन्ड जो है वो 1,00,000 रुपए के ऊपर ही रिक्लासिफाई हो गए बिना किसी फेयर वैल्यूएशन गेन लॉस के। हाँ जी, क्योंकि ये जो फेयर वैल्यूएशन गेन लॉस है ये आपका पहले भी पीएनएल हिट नहीं कर रहा था, अभी भी पीएनएल हिट नहीं करेगा। ये बात बहुत जाननी जरूरी है। ओसीआई में जो भी गेन लॉस था उसको सबको जीरो कर दीजिए। प्रॉफिट था तो उसको एसेट्स की कैरिंग अमाउंट में डाल दीजिए, लॉस था तो उसको कैरिंग अमाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, फिर बाद में जो भी कैरिंग अमाउंट आती है उसको रिक्लासिफाई कर दीजिए। बड़ा ही सिंपल काम है कि नहीं? बात समझ में आई ना आपको? 10,000 का लॉस हमने रिवर्स कर दिया और 1,00,000 रिक्लासिफाई कर दीजिए। और ये वाला केस हमारा अब स्पेशल इसलिए हो जाता है, तो ये वाला केस तो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, ओसीआई टू अमोर्टाइज कॉस्ट। ठीक है, अब मुझे बताइए कि सर एक बार ऐसे पहले भी हुआ था, टीपीएल टू अमोर्टाइज कॉस्ट, उसमें तो आपने ऐसा नहीं बताया। क्यों सर, ऐसा भेदभाव कैसे?
P&L से जब अमोर्टाइज कॉस्ट हम जा रहे थे तब तो आपने नहीं कहा कि पुराना जितना भी P&L के अंदर गेन लॉस बुक किया है उसे आप रिवर्स कर दीजिए और कॉस्ट का पार्ट बना दीजिए। चलिए तब तक आप इसका आंसर दीजिए। मेरे पास में एक क्वेश्चन आया है, सर एक शॉर्टकट एंट्री है एसीएम डेबिट करके ओसीआई क्रेडिट कर दीजिए और लॉस ऑन रिक्लासिफिकेशन। सो बेसिकली क्या है ना, जो लॉस ऑन रिक्लासिफिकेशन है वो तो एक नैरेटिव है। अकाउंट्स यूज कीजिए, सही सही अकाउंट यूज कीजिए। आप अगर शॉर्टकट एंट्री करना चाहते हैं बिल्कुल की जा सकती है इसकी। आप देखिएगा ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंट्री, तो अब इसका तो अब कुछ किया नहीं जा सकता, राइट। ये एंट्री ऑलरेडी पास्ड है क्योंकि हम गेन लॉस रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो अब इसका तो शॉर्टकट हो नहीं सकता है। नाउ शॉर्टकट अब कहां पे हो पाएगा, ये इसमें हो पाएगा। इस दो एंट्री को आप क्या कर सकते हो, सिंगल बना सकते हो, राइट। अब आप शॉर्टकट लेना चाहें ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप खुद जानते हैं, आप सब लोग अभी फाइनल लेवल पे आ गए हैं, एंट्रीज को शॉर्टकट कब लेना है, लॉन्ग कट कब लेना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनका प्रेजेंटेशन जो है वो सही होना चाहिए। इन डेस एंट्रीज के बारे में कुछ बोलता ही नहीं है, वो बोलता है अल्टीमेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, आप एक एंट्री पास करके करिए, दो एंट्री पास करके करें, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनका लास्ट में इंपैक्ट जो है वो सही पहुंचना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बॉन्ड्स को डेबिट कर रहे हो, फिर बॉन्ड्स को डेबिट कर रहे हो, फिर बॉन्ड्स को क्रेडिट कर रहे हो और ओसीआई को क्रेडिट कर रहे हो। तो कहने का मतलब आप इनको क्या कर सकते हैं, नेट एंट्री भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी नेट एंट्री क्या बन जाएगी, देखिए इसकी नेट एंट्री क्या बन जाएगी बताइए जरा। ठीक है, नेट। तो अभी हमें जो बॉन्ड्स को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, हमारे बुक्स में बॉन्ड्स जो है वो 1 लाख रुपए के अभी नहीं है क्योंकि हमने अभी ये रिवर्सल नहीं किया। तो हमारे बुक्स में जो बॉन्ड्स हैं वो 90,000 रुपए के ही हैं, लेकिन हमें इनको अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में पहुंचाना है एसीएम में, तो इनको 1 लाख पे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। जबकि हमारे पास में बॉन्ड्स कितने के हैं, 90,000 के ही हैं सर। बचा हुआ 10,000 कहां से ले लें, ओसीआई से ले लीजिए, ये लीजिए, ये हो गई नेट एंट्री। तो ये नेटिंग करने की बात है ना, आप खुद समझते हैं, मतलब आप सब होशियार हैं, नेटिंग सब करना जानते हैं। दो एंट्री की नेटिंग कैसे करी जाती है ना, बताइए। अब आपको बात समझ में आ गई। ऊपर वाला एसीएम मेथड है, नीचे वाला फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है। तो ओसीआई वाले का तो कैरिंग अमाउंट अभी आपका कितना है, 90,000 ही है, क्योंकि हमने गेन रिवर्स नहीं किया, तो फिर बाद में हम ओसीआई से उस चीज को रिवर्स कर देंगे। ये रिवर्सल ऑफ लॉस, ये नेट एंट्री हो गई। ऊपर वाली क्या है कि जो इंडेस ने जो प्रोविजन बताए थे ना, एज इट इज दोनों को रिफ्लेक्ट करा के मैंने बता दिया कि पुराने गेन लॉस, क्यूमुलेटिव गेन लॉस को, है ना, जो आपके क्यूमुलेटिव गेन लॉस है नाउ रिवर्स्ड, क्यूमुलेटिव गेन और लॉस ऑन फाइनेंशियल एसेट्स नाउ रिवर्स्ड। ठीक है, और द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू एसीएम। चलिए बताइए, बात समझ में आई। मैंने आपको कहा था कि इसमें ऐसा क्यों नहीं किया सर, इसका जवाब दीजिए मुझे आप। यहां पे भी तो ऐसा करना चाहिए, हाँ जी, यहां पे भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना। फिर जैसे बैलेंस शीट के अंदर एक को बढ़ा के एक को कम कर दिया, तो बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब तक P&L पे फर्क नहीं पड़ जाए तब तक उसको रिक्लासिफिकेशन मानते ही नहीं। तो ये तो P&L से है ना, तो इसमें तो एक बार रिक्लासिफाई हो गया तो रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट तो दे ही नहीं सकते। देखिए क्या होता है ना कि P&L में जो गेन लॉस आप दिखा चुके हैं कल को आज मैं देखो P&L में गेन लॉस दिखा रहा हूं लोगों को, फिर बाद में मैं 2 साल बाद में आज के दिखाए हुए गेन लॉस को यहां से निकाल कर कहीं दूसरी जगह लेके जा रहा हूं, तो वो तो गलत बात हो जाएगी। प्रॉफिट लॉस में जो चीज रिपोर्ट हो गई वो हो गई,
है ना। सो प्रॉफिट लॉस के अंदर उस चीज को फिर हम कभी भी जीरो उसका इंपैक्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि वो कोई डेप्रिसिएशन या इंपेयरमेंट का कोई या रिवैल्यूएशन का कोई लॉस हो जो बाद में कभी रिवैल्यूएशन का गेन हो रहा है, तब आप उसको पीएनएल में लेके आते हो। वो चीज अलग चीज हो जाती है जो हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट लॉस में यदि आपकी कोई गेन और कोई लॉस बुक हो गए हैं, वो कभी भी रिक्लासिफिकेशन के ऊपर नलिफाई नहीं हो सकते। तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, आज की ताजा जो भी फेयर वैल्यू होगी, यानी 90,000 पे रिक्लासिफिकेशन होगा रादर देन 1,00,000 रुपए के ऊपर, है ना। सेम क्वेश्चन है, पूरा एक ही क्वेश्चन इन लोगों ने कॉमन करके रखा है। तो 90,000 पे रिक्लासिफिकेशन करेंगे, ना कि 1,00,000 रुपए के ऊपर, क्योंकि यहां पर आपका जो फेयर वैल्यू है वो फेयर वैल्यू क्या है, आज के दिन का आपको रिक्लासिफाई करना है, आपको रिवर्स नहीं करना है जितने भी क्यूमुलेटिव गेन और लॉस है ना। तो इससे आपका आज के दिन वाला जो है वो फेयर वैल्यू रिक्लासिफाई होता है। हाउएवर केस नंबर 3 और केस नंबर 5 में डिफरेंस ये है कि 5 के अंदर भी हम फेयर वैल्यू से सीएम के ऊपर जा रहे हैं, बट वो ओसीआई वाला था और ओसीआई पीएनएल हिट नहीं होता। ओसीआई का स्टेटमेंट दोस्तों पीएनएल का पार्ट नहीं होता है। ओसीआई के हम एडजस्टमेंट जो है वो ईपीएस में भी शामिल नहीं करते। अर्निंग पर शेयर, कंपनी ने पैसा कितना कमाया हम जब लोगों को दिखाते हैं, ईपीएस का जब स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा विस्तार के अंदर कि हम लोग ईपीएस में क्या शामिल करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज लाइक अ बैलेंस शीट बेस्ड एडजस्टमेंट, इट इज टू बी प्रेजेंटेड विद पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, राइट। बट सिर्फ इतना बताने के लिए कि भाई हमने इस बार बैलेंस शीट के अंदर इतने रिजर्व्स का इंपैक्ट जो दिया है वो इस प्रकार से है, और ये आप इंपैक्ट हमारे रेगुलर पीएनएल की बजाय इसमें ओसीआई के अंदर देखिए, इसलिए हम लोग ओसीआई भी साथ में दिखाते हैं पीएनएल के। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये सारे के सारे केस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं सर जी ओसीआई टू पीएनएल, है ना। ओसीआई टू पीएनएल दोनों तो फेयर वैल्यू ही है सर, बट सर एक वाला तो है ओसीआई और एक वाला है पीएनएल। अच्छा, तो अब तक जो भी एडजस्टमेंट था वो तो ओसीआई में होता था, अब तक जो भी एडजस्टमेंट था वो तो ओसीआई में होता था, लेकिन अब पीएनएल में होगा। तो चलिए मैं आपसे यहां पर मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं, बिना पढ़े, आप इसको पढ़िएगा नहीं अभी, है ना, बिना पढ़े मुझे बताइएगा। अब इसके ओसीआई के अंदर क्यूमुलेटिव गेन लॉस तो बैठे होंगे ना, क्योंकि अगर आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कर रहे हो तो आपके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर क्यूमुलेटिव गेन लॉस तो बैठे होंगे उस असेट्स के सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट के, चाहे वो प्लस साइड हो चाहे माइनस साइड हो। अब बताइए जब आप उसको पीएनएल में रिक्लासिफाई करेंगे तो क्यूमुलेटिव गेन लॉस का क्या होगा, बिना प्रोविजन पढ़े बताना जरा। वहां से निकालेंगे वापस, वहां से ओके, तो आप कह रहे हो कि वहां से हम उसको निकालेंगे और फिर बाद में ट्रांसफर कहां पे करेंगे, पूरे के पूरे को पीएनएल में कर देंगे। अरे आप देखिए दोस्तों, ये केस बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये केस आज हमने नहीं पढ़ा है, ये और कुछ नहीं है, ये ओसीआई रिक्लासिफाइबल आइटम तो है, कितनी बार चर्चा भी हो चुकी है इसकी। दो प्रकार की ओसीआई होती है, ओसीआई आर और ओसीआई एन आर, याद है कि नहीं है। ओसीआई आर का मतलब रिक्लासिफाइबल टू पीएनएल और ओसीआई एनआर का मतलब नॉन रिक्लासिफाइबल टू पीएनएल। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, ये देखिए ओसीआई आर के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। देखिए अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जिसे फर्दर पीएनएल में रिक्लासिफाई किया जा सकता है, ये ओसीआई आर ही तो है जिसकी चर्चा हम बहुत पहले कर चुके हैं और कितनी बार कर चुके हैं, है ना। सो अगर ये एनआर होता तो ये रिक्लासिफिकेशन के टॉपिक में कर क्या रहा है, रिक्लासिफिकेशन के टॉपिक में होता ही नहीं है। ये है आपका ओसीआई से पीएनएल में जाने की जर्नी, जबकि आपको ओसीआई के फिर बाद में जितने भी क्यूमुलेटिव गेन और लॉस हैं आपको उठा के कहां पे पटक देने होंगे, अब प्रॉफिट लॉस में। समझ गए। नहीं, रिटेन अर्निंग्स में नहीं, पीएनएल में। ओसीआई आर का मतलब क्या हुआ, देखिए रिक्लासिफिकेशन का इंपैक्ट पीएनएल में जाना चाहिए, उसी को रिक्लासिफिकेशन कहते हैं, है ना। तो ओसीआई आर जो है ये अब आपका कहां पे चला जाएगा, प्रॉफिट लॉस में। देखिएगा क्यूमुलेटिव गेन और लॉस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड इन ओसीआई इज रिक्लासिफाइड फ्रॉम इक्विटी टू पीएनएल, यही है इसकी खास बात, और ये तो हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं सर। तो ये इसका केस भले ही लास्ट है लेकिन हमने इसको इनडायरेक्टली पहले पढ़ रखा है। उम्मीद करता हूं अब ये क्लिक हुआ होगा आपके। देखिए 1,00,000 रुपए के बॉन्ड है, इनकी फेयर वैल्यू है 90,000 और पास दी रिक्वायर्ड जर्नल एंट्री। तो अब हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर आपका ये जो 90,000 रुपीज का फेयर वैल्यू आया है, इस फेयर वैल्यू को आपको क्या करना है,
प्रॉफिट लॉस के अंदर ट्रांसफर करना है गेन लॉस को। फेयर वैल्यू के ऊपर जो भी आपका गेन लॉस यहाँ पे जनरेट होगा उसे आपको कहां पे ट्रांसफर करना है, P&L के अंदर। तो कहने का मतलब संस्था ने 1 लाख रुपए की चीज को 90,000 रुपए की फेयर वैल्यू पे बुक किया है, तो संस्था ने 10,000 का लॉस बुक किया होगा। तो 10,000 का लॉस बुक किया होगा तो वही 10,000 का लॉस एंटरप्राइज को अपने OCI स्टेटमेंट से निकालकर P&L में डालना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। आगे बात समझ में? तो कहने का मतलब अब यहां पे क्यूमुलेटिव गेन लॉस जो है वो उठाकर P&L में पटक दिए जाएंगे, ये बात है। क्लियर है? ठीक है। तो आपका जो OCI वाला जो 90,000 का था, 90,000 पे ही वो जाएगा OCI से P&L के मेथड में। 10,000 के लॉस की बुकिंग भी होगी, बट ये लॉस की बुकिंग होगी कहां पर? आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। क्योंकि हमने आज तक इसका जो भी फेयर वैल्यूएशन किया है, हमने क्या किया है आज तक इसका जो भी फेयर वैल्यूएशन किया है, बेसिकली इलस्ट्रेशन 42 का मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझाऊं तो देखिए ऐसे होगा ये। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास में फेयर वैल्यू थ्रू OCI यही मॉडल चल रहा है। सबसे पहले हम 1 लाख रुपए के बॉन्ड का, फाइनेंशियल एसेट्स जो बॉन्ड है ना, उनका करेंगे फेयर वैल्यूएशन। क्योंकि जब हम उसको रिक्लासिफाई करते हैं तो लास्ट टाइम पर जो पुराना मेथड चल रहा होता है वही लगाते हैं। तो ये लीजिए लॉस, लॉस ऑन रिक्लासिफिकेशन, सॉरी लॉस ऑन रिक्लासिफिकेशन नहीं, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। लॉस हो गया पहले अपने को, डेबिट 10,000 से पहले मैंने मेरे बॉन्ड का क्या कर दिया है, रिवैल्यूएशन कर दिया है, मार्केट प्राइस के ऊपर मैं लेके आ गया। तो मेरे 1 लाख रुपए के जो बॉन्ड थे अब वो 90,000 रुपए के हो गए। ठीक है ना, 1 लाख रुपए के जो मेरे बॉन्ड थे अब वो क्या हो चुके हैं, 90,000 रुपए के बॉन्ड हो चुके हैं। बराबर है ना? बिल्कुल सर, 90,000 के बॉन्ड्स हो चुके हैं। नाउ अब ये 90,000 के बॉन्ड्स का आपको क्या करना है, रिक्लासिफिकेशन करना है। चलिए रिक्लासिफिकेशन की बहुत सिंपल एंट्री हो जाएगी, क्योंकि आपको फेयर वैल्यू तो करना ही था और फेयर वैल्यू आपने कर दिया, इसका मतलब आपके बॉन्ड्स 90,000 पे आ गए। ना तो रिक्लासिफिकेशन पे सिर्फ एक ही एंट्री होगी कि बॉन्ड्स डेबिट टू बॉन्ड्स क्रेडिट 90,000, नो गेन और लॉस, क्योंकि गेन और लॉस तो आपने बुक कर ही दिया ना। अब सुनिएगा, ये है हमारे फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाले बॉन्ड्स और ये है हमारे फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाले बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब आप जो न्यू बॉन्ड्स के अंदर रिक्लासिफिकेशन कर दिया 90,000 का, ये एक काम तो आपने सही कर दिया, लेकिन इंड एस की एक बात और कहनी है। इंड एस क्या कहता है कि आज तक जितने भी क्यूमुलेटिव गेन और लॉस आपने रिकॉग्नाइज कर दिए उसको उठाकर रिक्लासिफाई करिए P&L में। नाउ एंटायर OCI बैलेंस विल बी रिक्लासिफाइड, एंटायर OCI बैलेंस विल बी रिक्लासिफाइड टू P&L। अब देखिए इससे क्या होगा, जैसे गणित में कुछ इक्वेशन से कुछ फाइंडिंग्स अपने को प्राप्त होती है ना, वैसे ही यहां पे इस अकाउंटिंग से इसका एक समरी, एक ऐसा कंक्लूजन आपको मिलेगा कि आप कहेंगे सर अच्छा तो फिर इसका मतलब अपन ऐसा भी कर सकते हैं। तो सुनिएगा, एंटायर OCI बैलेंस विल बी रिक्लासिफाइड टू P&L। ठीक है, तो हमारा जो अभी तक जितना भी OCI का बैलेंस था वो P&L में रिक्लासिफाई होगा। तो कैसे होगा देखिए, बताइए जरा। सर OCI के अंदर लॉस बैठा था तो उस लॉस को हम अब P&L में ट्रांसफर कर देंगे, P&L अकाउंट डेबिट, तो फेयर वैल्यू P&L अकाउंट डेबिट टू अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। 10,000 रुपए का लॉस P&L में ट्रांसफर कर दीजिए OCI से निकालकर। अच्छा, तो ये है क्या सर रिक्लासिफिकेशन? और ये सिर्फ ये अभी वाला फेयर वैल्यूएशन नहीं है, आज तक जितना भी फेयर वैल्यूएशन आपने किया। अब इसमें क्वेश्चन छोटा है, उस क्वेश्चन में अपन अभी की बात कर रहे हैं कि भाई चलो अभी अपन ने जो रिवैल्यूएशन किया उसको P&L में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो OCI जो है वो आपका P&L में शिफ्ट हो रहा है। अब सर इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? सर ये वाला जो रिवैल्यूएशन था 10,000 का, इसको हम OCI के बदले डायरेक्ट P&L में कर लेते, फिर क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? यस, मैं आता हूं, इस डाउट पे भी आता हूं। अभी पहले आप मेरे को एक बात बताइए। ये तो पहले हो गया ना। हाँ, ये पहले हो गया। मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसको P&L में भी करते तो भी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाई हो जाती।
है ना, क्योंकि इवेंचुअली जो ओसीआई में हो चुका है वो सारा पीएनएल में जाना है। तो नाउ जो फेयर वैल्यू आप कर रहे हो वो थ्रू थ्रू कैसे करिए, पीएनएल से भी कर दीजिए, एक ही बात है, आपका काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अंतिम बार पुराने मेथड से एक बार इसको फेयर वैल्यू करना चाहते हैं कर दीजिए, लेकिन इसका जितना भी आज तक का क्यूमुलेटिव गेन लॉस है आपको कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, पीएनएल में करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर आप पीएनएल ही वर्ड यूज कर लेते तो आपको ये वाली एंट्री के अंदर क्या करना होता, जो पुराना गेन लॉस इकट्ठा हुआ ना सिर्फ उतना ही ट्रांसफर करना पड़ता, अभी वाला तो हो जाता है ना। बाकी एक्सप्लेनेशन इस चीज का ये है, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि स्टेप बाय स्टेप तो ऐसे चलना है। इन लोगों ने क्या कर दिया, थोड़ा शॉर्टकट ले लिया है यहाँ पे कि डायरेक्ट इन्होंने क्या किया, शॉर्टकट नहीं लिया है इन लोगों ने। बेसिकली पहले बॉन्ड्स जो 10,000 रुपए के आपके जो लॉस हुए हैं इन्होंने शॉर्टकट ही लिया। देखिए इन्होंने शॉर्टकट लिया है, इन्होंने सीधा बॉन्ड की वैल्यू को 10,000 से कम कर दिया और डायरेक्ट प्रॉफिट में पीएनएल में हिटिंग ले ली इसकी, जबकि ये हिटिंग पहले कहां पे आती है, ओसीआई में। बट बात क्या है, पहले आप ओसीआई में हिट लेंगे देन उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। इवेंचुअली जा तो पीएनएल में ही रहा है सर, तो आप यहां पे डायरेक्ट पीएनएल लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल ये पीएनएल आप बिल्कुल यहां पे लिख सकते हैं, इसमें गलत नहीं है। देखिए ये अप्रोच है आंसर को प्रेजेंट करने की, इसमें कोई भी गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। दिस इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन नाउ। तो आप यहां पे पीएनएल बुक कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो सवाल छोटा सा है, हो सकता है सवाल बड़ा हो। मान लीजिए मैं आपको ये सवाल ऐसे दिखाता हूं, ये आपको ये सवाल तब समझ में आएगा जब मैं आपको ये बताऊं कि ये देखिए ये है फाइनेंशियल एसेट्स। 2019 में आपने 1 लाख रुपए का खरीदा था, ठीक है। 2020 में आपने इसका फेयर वैल्यूएशन किया, 1,20,000 हो गया, ठीक है। तो इसका इस फाइनेंशियल एसेट्स का ओसीआई के अंदर बैलेंस पड़ा होगा 20,000 रुपए। जी सर, 2021 में आपने क्या किया, इस फाइनेंशियल एसेट्स का मेजरमेंट जो है वो आप एसीएम के ऊपर ओसीआई से पीएनएल में आप इसको लेके जा रहे हैं। और इस समय मैं आपको बता देता हूं इसकी जो फेयर वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1,15,000 रुपए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप सब लोग, अब पता लगाते हैं जैसे कि कौन सही करेगा अभी इसमें। 2019, 2020 और 2021। 2021 में फेयर वैल्यूएशन के बाद में हम रिक्लासिफिकेशन कर रहे हैं। चलिए बताइए जरा कैसे होगा। सर 2020 में हमने एक एंट्री पास कर दी होगी, फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ओसीआई। कितने रुपए से गेन, कितने से बुक कर लिया, 20,000 से कर लिया, इसीलिए तो ओसीआई के अंदर 20,000 रुपए बैठा हुआ है। हाँ बात तो सही है सर। 2021 में अब वैल्यू इसकी गिर गई है, 5,000 रुपए इसका पैसा जो है वो जो रिड्यूस हो चुका है। अब क्या करेंगे बताओ, इसकी एंट्री रिड्यूस हो गया तो इसकी एंट्री क्या करेंगे। दो अल्टरनेटिव है, शॉर्टकट भी ले सकते हैं, लॉन्ग कट भी ले सकते हैं। जैसे आप पुराना, हाँ तो हम एंट्री कर देंगे फाइनेंशियल एसेट्स को रिड्यूस कर देंगे कितने रुपए से, 5,000 रुपए से। और हिट कहां पे लेंगे, इसका हिट लेंगे ओसीआई के अंदर। 5,000 रुपए से आपको अपने ओसीआई स्टेटमेंट को कम करना पड़ेगा। अच्छा तो क्यूमुलेटिवली देखो जरा क्या हुआ, क्यूमुलेटिवली ये हुआ कि इधर तो 20,000 का प्रॉफिट है और इधर 5,000 का लॉस है। कैन आई से मेरे ओसीआई के अंदर अभी नेट बैलेंस 15,000 पड़ा है इस एसेट्स के रिगार्डिंग, नेट नेगेटिव है ये, बोलो हाँ कि ना। कैन आई से मेरे ओसीआई के अंदर 15,000 रुपए का नेगेटिव बैलेंस पड़ा है, बोलो यस और नो। यस सर। पड़ा है। अच्छा तो अब अपन क्या करेंगे, सुनिएगा मेरी बात। ये ओसीआई के अंदर जो भी आपका बैलेंस आ रहा है, अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रिक्लासिफाई करना पड़ेगा। तो सीधी बात है, रिक्लासिफिकेशन की एंट्री हो जाएगी क्या, प्रॉफिट लॉस डेबिट टू ओसीआई, ठीक है ना। 15,000 रुपए, क्या चीज, सॉरी लॉस नहीं है ना, सॉरी 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 गलती हो गई है। इनफैक्ट इस बार प्रॉफिट था, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ओसीआई से निकाल दीजिए बैलेंस 15,000 रुपीज का और पीएनएल में ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। ओसीआई से बैलेंस निकाल के कहां पे ट्रांसफर कर दीजिए, पीएनएल में।
और बॉन्ड को रिक्लासिफाई करने की एंट्री क्या हो जाएगी? बॉन्ड को रिक्लासिफाई करने की एंट्री हो जाएगी एफ ए बॉन्ड्स पी एंड एल डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट्स बॉन्ड्स ओसीआई क्रेडिट। कितने रुपए के हैं हमारे बॉन्ड्स? 1,15,000 रुपए के। अच्छा, तो सर जो वो शॉर्टकट वाली बात है वो क्या है इसके अंदर, वो अब मैं समझाऊंगा। तो ये आपके रिक्लासिफिकेशन की दोनों जर्नल एंट्री हो गई। बताइए रिक्लासिफिकेशन की दोनों जर्नल एंट्री समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? रिक्लासिफिकेशन की दोनों जर्नल एंट्री समझ में आ गई। अब देखो शॉर्टकट एंट्री भी मेरे पास में आ चुकी है, देखिएगा जरा शॉर्टकट एंट्री क्या है। सर अब रिक्लासिफिकेशन की डेट पर यानी 2021 में जब हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है ना, लास्ट टाइम आपको पता तो है सारा का सारा चीज पीएनएल में जाना है, तो रिवैल्यूएशन थ्रू पीएनएल ही कर दीजिए ना, है ना। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारे नए फाइनेंशियल एसेट्स जो बॉन्ड्स हैं जिनको आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल करेंगे, इनकी वैल्यू आपको हर हालत में 1,15,000 रखनी है। और आपके जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं बिना रिवैल्यूएशन किए हुए, बताना वो कितने के हैं? फाइनेंशियल एसेट्स बॉन्ड्स कितने के हैं बताइए? 1 लाख रुपए। हाँ 1,00,000 के कैसे हैं भाई? अभी तक तो अपन ने उसमें डाल दिया ना 20,000 तो वापस। अभी डाला नहीं है, ये तो शॉर्टकट एंट्री कर रहे हैं ना लास्ट में। देखिएगा अब ये दूसरा ऑल्टरनेटिव है, दूसरा ऑल्टरनेटिव से बता रहा हूं मैं आपको। ये एक ऑल्टरनेटिव तो यहां पे एक्सप्लेन कर ही दिया ना मैंने भाई, कि आपके पास में जो ओसीआई के अंदर बैलेंस था उसे आप रिक्लासिफाई कर दीजिए, जितना भी नेट बैलेंस था, यही तो स्टैंडर्ड कहता है। ये तो आपका सीधा सीधा है। अब ज्यादा कोई एक्स्ट्रा बीच में शॉर्टकट दिमाग लगाना चाहें उनके लिए मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि भाई चलो हमें अब नए बॉन्ड्स को रिकॉग्नाइज करना है 115 पे, और पुराने बॉन्ड्स हमारे अभी 1,20,000 के ऊपर पड़े हैं। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा सर? एक हमारा इसमें ओसीआई का वो भी पड़ा है, क्या पड़ा है? सरप्लस। अच्छा, तो ओसीआई के सरप्लस को मुझे ट्रांसफर करना है, कर देते हैं सर ट्रांसफर। कैसे ट्रांसफर होगा बताइए जरा? ओसीआई का सरप्लस अभी तक मेरा कितना ट्रांसफर मतलब मेरे पास में अभी पड़ा है इस एंट्री के हिसाब से, तो आप यही कहोगे सर अभी तक मेरे पास में ओसीआई के अंदर 20,000 रुपए पड़े हैं। बोलो हाँ कि ना, है ना। तो ओसीआई स्टेटमेंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। ये लीजिए सर, मैंने इसको डेबिट कर दिया 20,000 से। अब क्या करूं बताओ मैं? अब क्या करूं? पीएनएल को क्रेडिट कर दूंगा। कितने से बताइए? 15,000 से। ये एक ही जर्नल एंट्री हो गई पूरी रिक्लासिफिकेशन की, जहां पे क्यूमुलेटिव गेन लॉस आपने डी रिकॉग्नाइज कर दिए, अपने आप ही इसका रिवैल्यूएशन हो गया है क्योंकि आपने इसको सही वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है। पुराना वाला कैरिंग अमाउंट डी रिकॉग्नाइज हो चुका है, और पीएनएल में नेट इंपैक्ट अगर आप देखेंगे तो 15,000 रुपए का पड़ रहा है। चेक कर लीजिए बड़ी वाली एंट्री के अंदर, जब तक आपने ये भी ट्रांसफर किया था तो कितना किया था? 15 ही किया था ना। पीएनएल में नेट नेट कितना जा रहा है बोलो? 15 जा रहा है कि नहीं जा रहा? ठीक है, अब शॉर्टकट दिमाग लगा के सीधा सीधा 15,000 भेज सकते हैं अपन। तो ये नेटिंग करने वाला जो है ना सिस्टम, ये आप सब लोग खुद अपना कॉल ले सकते हैं कि करना है कि नहीं करना। इसके अंदर आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। बताइए, यस सर। है ना? ऑल क्लियर? यस सर। तो ये केस नंबर 6 था, और यहां तक अपना अब रिक्लासिफिकेशन का टॉपिक विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म। नाउ क्या है डाउट बताइए? हैविंग क्वेरी, वो पुरानी वाली क्वेरी क्या जो आपने पहले लिख के भेजी थी? ओके ओके, देखिए पुरानी क्वेरी क्या है? देखिए डाउट आ रहा है सर इसमें अगर हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे क्यूमुलेटिव लॉस, देन ये तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो जाएगा। समझिएगा मेरी बात, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? ओसीआई से पीएनएल की तरफ जा रहे हैं। अब देखो स्टैंडर्ड का कहने का मतलब क्या है? ओसीआई से हम पीएनएल की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब जिन चीजों को हमें पीएनएल में रिकॉग्नाइज करना चाहिए था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, उनको हमने ओसीआई में रिकॉग्नाइज किया, ट्रांसफर किया। अब आज हमने ये डिसीजन ले लिया कि नहीं, अब तो हम पीएनएल में रिकॉग्नाइज करेंगे।
भले ही ये रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट हो जा रहा है, लेकिन ये सही है, क्योंकि जितना भी क्यूमुलेटिव गेन लॉस ओसीआई के अंदर बैठा रहेगा ना, वो आपके बिजनेस मॉडल को जस्टिफाई नहीं करेगा कभी भी। तो कहने का मतलब, जिन चीजों को आप हमेशा प्रॉफिट लॉस में बुक करोगे, गेन और लॉस निकालना चाहोगे, तो वो गेन लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उनके सही कैरिंग अमाउंट को तो आप लेकर आइए, और वो सही कैरिंग अमाउंट आप तभी लेकर आ सकते हैं जब आपका ओसीआई के अंदर जितना भी क्यूमुलेटिव गेन लॉस बैठा हुआ है वो सारा का सारा रिक्लासिफाई हो। देखिए, स्टैंडर्ड दो चीजों की परमिशन देता है हमको, एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को पीएनएल में ले जाने की परमिशन देता है, और एक नहीं देता है। तो जो देता है ना, आर, उसको कहते हैं ओसीआई रिक्लासिफाइबल। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो ओसीआई के थ्रू पीएनएल में जाती है भविष्य में, और कुछ ऐसी चीजें होती है जो कभी नहीं जाती। जैसे कि मैं आपको बताऊं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जो रिवैल्यूएशन है, वो कभी भी ओसीआई से निकलकर पीएनएल में नहीं जाता। चाहे आप उसको बेच दें, चाहे आप उसको डिस्कार्ड कर दें, डिमोलिश कर दें, सेल कर दें, कुछ भी कर दें। कुछ आइटम्स होते हैं जो ओसीआई एनआर होते हैं, वो कभी भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से उठकर पीएनएल नहीं जाते, राइट। और कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिक्लासिफाइबल होते हैं। इसका मतलब, जब भी आप उन चीजों को प्रॉफिट लॉस में लेकर जाएंगे, पूरा का पूरा गेन लॉस आज तक जो आपने बुक किया है एक साथ पीएनएल में जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? हाँ जी, बताइए, बात समझ में आएगी नहीं आई? ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई है तो एक बार इनका जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, रिक्लासिफिकेशन का, है ना। और यदि कोई बात आपको नहीं समझ में आए तो बिल्कुल गेट इन टच विथ मी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के।